नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 सितंबर 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज के वीडियो में हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो AEDO और 70 BPSC मेंस 71 जो है, इसके साथ ही 72 BPSC के प्रीलिम तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रीलिम एग्जाम जो होगा 72 BPSC का वो अगले साल सितंबर तक हो सकता है और 1 ईयर का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना होता है। वहीं पर मेंस एग्जामिनेशन के लिए 6 मंथ का डिटेल में पढ़ना होता है। वैसे आपको आइडिया 1 ईयर के करंट का होना चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो 6 मंथ से पहले के भी पूछे गए हैं। रेफरेंस रहता है उन करंट अफेयर का जो आपके एग्ज़ाम में है। AEDO के लिए आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। जनवरी से मैंने करवाए हुए हैं। जनवरी 25 से जनवरी 26 तक का करंट अफेयर तैयार कीजिए। AEDO में वहीं से पूछा जाएगा। मैक्सिमम के मैंने MCQ करवाए हैं। उसका डेली क्विज़ प्रैक्टिस शुरू हो रहा है 4 अक्टूबर से। जिन्हें भी जुड़ना हो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगा मैं, और उसके साथ में 15 उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेट भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। ज़रूर जुड़िएगा, जिन्हें भी जुड़ना हो, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ में आंसर राइटिंग वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। 71 मेंस के लिए भी और 72 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक NCERT आंसर राइटिंग सहित में भी जुड़ सकते हैं। कल देखिए एशिया कप में BCCI की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है। BCCI की टीम ने हराया और उसमें तिलक वर्मा ने 69 रन की पारी खेली है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर था, फील्ड पर ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर के साथ उन्होंने मैच का कंपैरिजन किया है। सही है गलत है आप पर छोड़ता हूं मैं, इन चीज़ों पर बात करना सही नहीं है। इसको बस याद रखिएगा, ये एक छोटा सा मैच था। नेक्स्ट आज जो न्यूज़ है उसमें बड़े न्यूज़ में से एक ये भी है कि एक्टर विजय हैं जो तमिलनाडु में रैली कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पर भगदड़ हो गया और भगदड़ में 40 के करीब में लोग मारे गए हैं। तमिलनाडु या दक्षिण के क्षेत्र में ये चीज़ होता है, और भगदड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर नेता या अभिनेता, उनके पीछे काफ़ी बड़ी मात्रा में फैन फॉलोइंग होती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे 1-1 साल 1.5 साल के बच्चे भी मारे गए हैं। इसके तहत FIR वगैरह दर्ज किया गया है। अब इसकी जांच होगी कि भाई भगदड़ क्यों हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा आदमी आ गए थे, इसी कारण से हुआ है। खैर ये तो न्यूज़ है, इस CBI जांच की मांग की जा रही है, देखते हैं क्या होता है। आज का पहला न्यूज़ देखिए क्या है। आज का जो पहला न्यूज़ है उसमें है कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी संबंधित डिटेल न्यूज़ है, इसको कवर करेंगे हम लोग। साथ में बीकानेर में भारत का सबसे बड़ा बैटरी उत्पादन का संयंत्र लगाया जा रहा है, उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। उसके साथ में एक और न्यूज़ है जिसको हम लोग कवर करेंगे। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी किताब लिखी है अपने ऊपर में, तो उसका कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा किया है, तो उस किताब को भी हम लोग देखेंगे क्या किताब है। दरअसल उसका भारतीय संस्करण जो जारी होगा ना, उस किताब की प्रस्तावना, भारतीय संस्करण के जो किताब होगा उसकी प्रस्तावना को प्रधानमंत्री जी ने खुद ही लिखा है, तो इसको ज़रा देखेंगे। उन्होंने बताया कि ये मेलेनी का मन की बात टाइप का उन्होंने कुछ इसको नाम दिया है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। PT फैक्ट भी हैं, मेंस से जुड़े हुए टॉपिक भी हैं, तो ज़रा डिटेल में देखिएगा। ये जो पहला टॉपिक है ये मेंस से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत, पंचायती राज इत्यादि से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल सुधारों की शुरुआत की है कि ग्राम पंचायत जो हैं इनको डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटलीकरण किया जाए इनका, ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो और लेन देन का सही रिकॉर्ड रखा जाए। लोगों तक योजनाएं पहुँची कि नहीं पहुँची उसका सही रिकॉर्ड रखा जाए। जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित पहल है, इसका उद्देश्य पारदर्शी, कुशल और समावेशी ग्रामीण शासन को बढ़ावा देना है। ये डिजिटलीकरण किया जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ग्राम पंचायतों का करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना शुरू कीजिए। कब तक SPD और एडिटोरिया लेकर के जीवन निकालते रहेंगे? नई बात उससे बनने वाला है। मेंस में 20 सवाल GS2 में लिखने होते हैं, जिसमें से 18 सवाल करंट से रिलेटेड होते हैं। कलम ही नहीं चलेगा अगर डिटेल में आपको पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो। मैं आजकल जो टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट वाले ग्रुप में, एक ही पॉइंट को, एक छोटा सा सवाल मैंने पूछा हुआ था, यमुना जी में बाढ़ आती उसके कारण को लिखिए। मैक्सिमम बच्चों ने जो गलती की है वो ये है, एक ही पॉइंट को खींच खींच कर 5 पॉइंट बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चेक करने वाला क्या बेवकूफ़ होता है क्या? आपके आंसर काट देगा, मार्क्स कम देगा आपको। तो कृपया ऐसी हरकतें ना करें। ये तभी होता है जब आपके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं दिल्ली बाढ़ क्या है, दिल्ली में बाढ़ क्यों आते हैं, क्या उसके कारण हैं, क्या उसके समाधान हो सकते हैं। समाधान तो अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हैं,
कारण उसके क्या है, आपने पढ़ा ही नहीं कभी डिटेल में, आपने बस ऊपर ऊपर पढ़ा है, इसलिए आप 5 पॉइंट नहीं लिख पाते हैं कि उसके क्या कारण है, शॉर्ट आंसर भी नहीं लिख पाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, भारत में शहरी बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर मैं किसी दिन करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको, और उस शहरी बाढ़ से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे। इस बार के बारिश के दौरान गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई सभी जगहों पर अर्बन फ्लड देखा गया। उसमें से एक दिल्ली का मैंने प्रश्न पूछा आपसे, उसी में बच्चों की दिक्कत हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इतना डिटेल कि आप 4 पेज तक उस पर लिख पाएँ, आप उसका निबंध में उपयोग कर पाएँ। ये सही तरीका होता है ना। ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख डिजिटल पहल क्या है, तो जरा सरकार के पहल को देखेंगे हम लोग, और सरकार किस प्रकार से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण कर रही है उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सभा सार, अब इसके बारे में प्रीलिम में भी पूछ सकता है। अगस्त 2025 से प्रारंभ किया गया सभा सार एक AI उपकरण है जो ग्राम सभा और अन्य पंचायत बैठक की संरचित कार्यवृत्ति तैयार करता है। यह भाषणी से एकीकृत है तथा भाषणी अर्थात मल्टी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है तथा 14 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे वास्तविक समय में रियल टाइम में सटीक और निष्पक्ष अभिलेख उपलब्ध होते हैं। सभा सार एक AI उपकरण है जो ग्राम पंचायतों के लिए बनाया गया है। आपको क्या पता था? आप इसके आंसर राइटिंग में चर्चा क्यों नहीं करेंगे अगर पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण? तो इस प्रकार से पढ़िएगा। अगला देखिए, स्वामित्व योजना है। ग्रामीण क्षेत्र बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्र योजना ग्रामीण परिवार को उनके घरों और भूमि के कानूनी स्वामित्व पत्र प्रदान करती है। स्वामित्व योजना के बारे में 69th BPSC प्रीलिम में स्टेटमेंट बना करके 4 स्टेटमेंट वाला एक सवाल पूछा जा चुका है। तो स्वामित्व योजना दरअसल में है क्या कि ग्रामीण इलाके में जमीन विवाद होते हैं उनको खत्म करना, डिजिटलीकरण कर देंगे, हर जमीन का जियो टैगिंग कर देंगे, हर जमीन के मालिक का डिजिटल रिकॉर्ड होगा जिससे हेराफेरी नहीं होगा, और इससे क्या होगा, संपत्ति और भूमि से जुड़े हुए जो विवाद हैं उसमें कमी आएगी। तो ये भी डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अगस्त 2025 तक स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.73 लाख गांवों में 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं, ऐसा बताया गया है इसमें। इसको भी याद रखिएगा, ये एक छोटा सा डेटा हो गया। जब मैं आपके आंसर राइटिंग के दौरान आपको बार बार बोलता हूं कि उदाहरण और डेटा का उपयोग कीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सर्टिफाइड लगे, प्रमाणिक दिखे, तो वहाँ पर इसी प्रकार के डेटा का उपयोग करना होता है। क्या करें इसको, नोट्स बनाएं क्या? कई सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं नोट्स बनाए क्या। अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं या पेड PDF ज्वाइन करते हैं यूट्यूब से भी, तो आपको PDF मिल जाता है जिसका आप प्रिंट निकलवा लेते हैं, तो आपका नोट्स बना बनाया तैयार हो जाता है। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप खुद से बनाना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत हो जाएगा आपका, उसके पीछे बहुत सारा समय चला जाएगा। इसलिए जुड़ने के लिए मैं बोलूँगा, पैसे के लिए नहीं, आपकी सहूलियत के लिए। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, AI का उपयोग कर सकते हैं। कई सारे वेबसाइट हैं जो हर YouTube वीडियो का आपको नोट्स बना करके दे देते हैं, तो उससे भी आप नोट्स बनवा सकते हैं खुद से भी। तो इस प्रकार से आपको मदद मिल सकता है। क्या नोट्स बनाएं? बिल्कुल ही नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अगर आप कर सकते हैं तो। अगला जो पहल है उसको भारत नेट नाम दिया गया है। भारत नेट का उद्देश्य वाईफाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम कनेक्शन और अन्य सेवाओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाना। अब तक 13 लाख से अधिक FTTH कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। फाइबर टू द होम मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है भाई? जिस प्रकार से बिजली की तार होती है उसी प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा सूचनाओं का प्रकाश की गति से आदान प्रदान किया जाता है। प्रकाश की गति से आदान प्रदान किया जाता है, इसी को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना पड़ता है। भारत सरकार ने देश के लगभग में हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत देश के हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट, अत्यधिक हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इसी को भारत नेट कार्यक्रम कहते हैं। भारत नेट कार्यक्रम इसको कहा जाता है। ई ग्राम स्वराज यह एक व्यापक अनुप्रयोग है जो पंचायत की मूलभूत प्रणाली जैसे कि योजना निर्माण, बजट लेखांकन, निगरानी, रिपोर्टिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, ऑनलाइन भुगतान, इन सभी को एकीकृत करता है। मेरी पंचायत ऐप है। मेरी पंचायत ऐप एक एकीकृत मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो पंचायत कार्य पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसमें भी लगभग में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सेवाएं प्रदान कर रहा है।
पंचायत निर्णय या पोर्टल मीटिंग्स का समय निर्धारण करता है, ये भी डिजिटल पंचायत बनाने की दिशा में एक कदम है। ग्राम मानचित्र एकीकृत डिजिटल मानचित्र उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से विकास कार्यों का दृश्यांकन किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, इसका मानचित्रण किया। देखिए, ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण से जुड़े हुए मैंने आपको 6 से 7 पहल भारत सरकार के गिनवाए हैं। इसमें से किसी एक पहल के बारे में भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, या फिर ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसकी कई बार चर्चा की है, और उसके साथ में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू दोनों में ही इस पर डिटेल आर्टिकल आया हुआ था, जिसके कारण से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सभी जगहों पर आपको मैगजीन वगैरह में भी ये टॉपिक दिखेगा ही। डिजिटल पहल पंचायतों कार्य प्रणाली को कैसे बढ़ा देती है, तो शासन में स्पष्टता। क्यों जरूरी है डिजिटल पहल, पंचायतों का डिजिटलीकरण क्यों जरूरी है, पंचायतों का छोड़िए, ई गवर्नेंस जो पहल है यह क्यों जरूरी है। ई गवर्नेंस के बारे में बीपीएससी मेंस में हर दूसरे तीसरे साल में सवाल रिपीट किए जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछा है कई बार। ई गवर्नेंस प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करते रहते हैं, सरकार भी बार बार बोलती है ई गवर्नेंस को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, ई शासन को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पहली चीज़ जो इससे होती है, शासन और लोगों के बीच में दूरी कम हो जाती है, क्विक डिसीजन होता है, त्वरित हस्तांतरण हो पाता है, इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। उदाहरण है कि 75 लाख महिलाओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपये जो प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफ़र किए, वो कैसे संभव हो पाया, वो इसी के जरिए संभव हो पाया है। अगर डिजिटलाइज नहीं होता भारत तो फिर कैसे संभव हो पाता ये चीज़। तो यही है जिसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण क्यों करना चाहते हैं, तो पहला है शासन में स्पष्टता, शासन स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए हम। नागरिक मोबाइल फोन पर पंचायत के वित्त और परियोजनाओं की स्थिति तुरंत देख सकते हैं, जबकि एआई जनित बैठक सारांश निष्पक्ष रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है। प्रशासनिक दक्षता, मिनट टेकिंग और रिपोर्ट जनरेशन का स्वचालन अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि एकीकृत सिस्टम योजना वित्त आवंटन व व्यय ट्रैकिंग को सुगम बनाते हैं। समावेशिता, सभी को इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे भाषिनी जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे भाषाओं में चीज़ों को बदल देते हैं। भारत सरकार का है यह भाषिनी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, कभी भी पूछा जा सकता है ये, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय को डिजिटल शासन ढांचे में शामिल किया जा सके। डिजिटल समावेशन होता है, इससे डेटा आधारित विकास होता है। हवा में तीर नहीं चलाती है सरकार, सरकार के पास हर चीज़ का डेटा आता है, हर चीज़ की रिपोर्ट आती है, जिससे शासन करना, संचालन करना आसान हो जाता है तुलनात्मक रूप से। इसलिए भी सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती है और ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज कर रही है, तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पता ही आपको कमज़ोर होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं डिजिटल सुधार की प्रभावशीलता को कौन से कारक सीमित करते हैं, कौन से ऐसी चुनौतियां हैं जो पंचायतों में डिजिटलीकरण के बढ़ावा देने में चुनौती है, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं। तो पहला है अवसंरचना की कमी। भारत नेट के बावजूद दूरस्थ पंचायतों में इंटरनेट धीमा है, बार बार बिजली कटती है। खासतौर से बिहार के अगर हम लोग देखें, जब से 125 यूनिट फ्री वाली बात कही गई है, बिजली ही नहीं आती है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है अभी भी बिहार में, और वैसे में बिजली की कटौती भारी स्तर पर देखी जाती है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है देश के पंचायतों में और सभी जगहों पर। डिजिटल साक्षरता का अभाव है, लोगों को पता नहीं है कि भाई एआई नाम का कोई ऐप है, भाषिनी है, या फिर सभा सत्र करके ऐप है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। लोगों को पता ही नहीं होगा, डिजिटल साक्षर ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से होगा। भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, कार्यान्वयन बाधाएं हैं। ग्राम मानचित्र की प्रभावशीलता सटीक आंकड़ों पर निर्भर करती है, पुराने गलत इनपुट के कारण योजनाओं में त्रुटि होती है। लैंगिक डिजिटल विभाजन भी है, महिलाओं को कम साक्षरता और सीमित फोन पहुंच का सामना करना पड़ता है पंचायतों के स्तर पर, जिससे लैंगिक डिजिटल विभाजन उत्पन्न होता है। तो आपसे चुनौती पूछा जाएगा, चुनौती बता दीजिएगा। आपसे पहल पूछा जाएगा, सवाल किस प्रकार से आता है कि पंचायतों को डिजिटलाइज करने के लिए या पंचायतों में डिजिटलीकरण करने के लिए सरकार के कौन कौन से पहल शुरू किए गए हैं।
पंचायतों में डिजिटलीकरण के समक्ष मौजूद चुनौतियों को चर्चा कीजिए, चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो जैसे ही चुनौती उसने बोला, सबसे पहले आप पहल पूछा गया तो पहल बताइए, फिर चुनौती बोला गया तो चुनौती बताइए, फिर आपको समाधान बताना पड़ेगा। तो वही समाधान है, विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करना, पहला समाधान तो यही है। दूसरा, क्षमता निर्माण पर फोकस करना, युवाओं को और पंचायत के सभी सदस्यों को हम लोग डिजिटल रूप से साक्षर कर सकते हैं, जिससे लोग मजबूत हों, क्षमता निर्माण हो। उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करना, भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देना, सहयोग और निगरानी तंत्र स्थापित करना, जिससे इम्प्लीमेंटेशन भी सही समय से सुनिश्चित तरीके से संभव हो पाए। ये जो 4 पॉइंट हैं समाधान में भी, इसको भी याद रखिएगा। इस तरह से एक टॉपिक कंप्लीट होता है बंधुओं, हवाई बातें से टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। अब आप इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सवाल भी मैंने आपको दिया है, अभी अगर आप नहीं लिखते हैं तब तो फिर क्या ही बोलना। सब कुछ बना के सामने रख दिया, अब चम्मच से उठा के खाना ही तो है, तो लिखो बैठ करके। करना क्या है, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? बहुत बुरा फंसेंगे आप फिर। अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी मैं तन मन धन से करूँगा, तो आपका सारा समय चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तरह तरह के कोचिंग नोट्स और कोर्स परचेज करने में लगे रहेंगे। मेंस की तैयारी कीजिए, मत जुड़िए मुझसे, मत जुड़िए किसी कोर्स से। कोर्स नहीं बेच रहा हूँ मैं। सही सलाह यही होती है, मेंस की तैयारी 8 महीने की जाती है, लास्ट के 3 से 4 महीने प्रीलिम पर लगा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए भी यही किया जाता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो है ना बंधुओं, वो पीटी के 10 गुना ज़्यादा विस्तारित है। ठीक है, मेंस की तैयारी कीजिएगा, कितने भी नंबर आ रहे हों, अगर बीपीएससी में रहना है तो। और अगर नहीं रहना है, अब बिहार पुलिस में हो गया, आपका फिजिकल देना है, एईडीओ देना है, फिर एईडीओ में नहीं होगा तो फिर बीपीएससी 72 देना है, तब तो फिर आपका साल वेस्ट होता है, समय वेस्ट होता है। ठीक है, तो तन मन धन से किसी एक पर लगिए। भारत की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना, कहाँ पर? राजस्थान में। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने खुद किया है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान गए थे, आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जी का पीछा कीजिए। राजस्थान गए थे, वहाँ पर उन्होंने तमाम तरह के परियोजनाओं के बारे में बताया, जिसमें से मैंने आपको पिछले वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया था। आज दूसरी बड़ी परियोजना, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, इसीलिए आपको पढ़ना है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना 1560 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री बीकानेर में एक अन्य स्थान पर अबाडा ग्रुप की 282 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे इस क्षेत्र में सौर अवसंरचना को और भी ज़्यादा गति मिलेगी। वैसे भी राजस्थान सोलर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा आगे है, सबसे आगे है यह राज्य। अबाडा ग्रुप की इस परियोजना में 2500 मेगावाट प्रति घंटा की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को 1560 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ एकीकृत किया गया है। बैटरी में हम लोग स्टोर करेंगे, और उत्पादन कहाँ से होगा? तो उत्पादन होगा कहाँ से? तो भाई सोलर से। तो इससे ये संभव हो पाएगा कि जब सोलर एनर्जी मौजूद नहीं होती है रात्रि में, तब भी हम बिजली का सुनिश्चित तरीके से उपयोग कर पाएंगे। जो बीकानेर के पूगल क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें कुल निवेश 9,200 करोड़ रुपये से अधिक का है। सौर ऊर्जा संयंत्र और BESS कुल 4,000 एकड़ भूमि पर स्थित होंगे, और इन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें अबाडा इलेक्ट्रॉनिक के प्रमाणन भारत में निर्मित टॉपकॉन N टाइप द्विमुखी सौर PV मॉड्यूल प्रयुक्त किए जाएंगे। ये तो टेक्निकल डिटेल हो गया, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा किसने उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है, क्या है ये संयंत्र, क्या इसका महत्व है, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। 1560 मेगावाट पावर का यह सौर संयंत्र सामान्य घंटों से बाहर भी विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम होगा, क्योंकि इसमें बैटरी सिस्टम भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। श्री डूंगरगढ़ सौर परियोजना
यह भी राजस्थान में ही है। बीकानेर में 770 एकड़ में फैली 200 मेगावाट की यह परियोजना राजस्थान के डिस्कॉम को विद्युत की आपूर्ति करेगी। इससे राज्य को स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध होगी। राज्य का भी समर्थन है। परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन 1 वर्ष भी कम समय में चालू हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कारण यह संभव हो पाया है। यह परियोजना निरंतर हरित ऊर्जा सुनिश्चित करेगी। CO2 उत्सर्जन में कमी होगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है कि ओपेक प्लस ने प्लान किया है कि नवंबर में हम लोग तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। ओपेक जो है यह क्या है, तो ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। ओपेक प्लस में कुछ और भी देश शामिल हैं। तो ओपेक प्लस ने बोला है कि नवंबर से हम तेल उत्पादन बढ़ोतरी करेंगे, जिससे क्या होगा, तेल का दाम सस्ता हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो जरा इसको देखेंगे हम लोग। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक के बारे में देखेंगे, बाकी इस न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला के द्वारा किया गया था। ये सब के सब तेल भंडार के दृष्टिकोण से बड़े देश हैं। जैसे वेनेजुएला जो है दुनिया में भंडारण क्षमता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भंडार इसी के पास में है। वहीं पर उत्पादन में इराक और सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा आगे है। जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, जिसका तेल उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का मुख्यालय बनाया गया है। ओपेक में वर्तमान 12 सदस्य हैं। अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला शामिल हैं। ओपेक सदस्य देश के बीच 3 नीतियों का समन्वय करने के लिए तेल नीतियों का, कि तेल हमें उत्पादन ज़्यादा करना है, कम करना है। जब इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, तेल मार्केट को पूरा कंट्रोल करते हैं ये। जब इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है तो ये तेल के उत्पादन को कम कर देते हैं। उत्पादन कम होने से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने से बेनिफिट इनको होगा। वहीं पर जब इनको तेल का उत्पादन बढ़ाना होता है इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के हिसाब से, तो ये बढ़ा भी देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि नवंबर से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओपेक देश विश्व के लगभग 30% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। 80% प्रमाणित भंडार इन्हीं के पास है। वैश्विक निर्यात में इनका योगदान लगभग 50% है। सऊदी अरब ओपेक में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ओपेक का गठन ओपेक प्लस का गठन 2016 में ओपेक और 10 अन्य तेल उत्पादन देशों के बीच गठबंधन के रूप में हुआ है। ओपेक प्लस में 10 और देश हैं जो तेल उत्पादन करते हैं, उनको जोड़ दिया गया, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान शामिल हैं। इनको भी जोड़ा गया। ओपेक और ओपेक प्लस देश संयुक्त रूप से वैश्विक तेल उत्पादन का 60% उत्पादन करते हैं। मार्केट में 100 रुपया में से 60 रुपया पर इनका अधिकार है। 60 रुपया पर अधिकार, आप समझ ही सकते हैं कि कितने पावरफुल यह ग्रुप होगा। हालांकि यह अमेरिका के बने बनाए नीतियों के लिए भी विवश है पालन करने के लिए, अपनी तरफ से सारे फैसले नहीं कर पाते हैं ये। अगला देखिए क्या है, अगला वही है मोदी राइट फॉरवर्ड टू, ठीक है, उनके बारे में बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, इसको याद रखिएगा, यह प्रीलिम में पूछा जा सकता है। भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है। अब इटालियन भाषा में यह लिखा गया होगा, लेकिन इसका भारतीय संस्करण जो है ना इस किताब का, उसका प्रस्तावना, हर किताब के पहले प्रस्तावना लिखा होता है। किताब खोलेंगे ना तो वहाँ पर प्रस्तावना लिखा रहता है। उसमें लेखक के विचार होते हैं या उनके बारे में कोई उनके लिए प्रस्तावना लिखते हैं। तो उस प्रस्तावना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा है। इस किताब का भारतीय संस्करण जल्द ही रिलीज होने वाला है। इसका शीर्षक है इट इज़ हर मन की बात। इस किताब का शीर्षक क्या है, इट इज़ हर मन की बात। ये उनके मन की बात है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो मेलोनिया जी ने अपने मन की बात की है। जो प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित रखा गया इस किताब का भारतीय संस्करण का शीर्षक रखा गया किताब का, वो क्या है, तो इट इज़ हर मन की बात। इस बात से प्रस्तावना लिखा है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसको याद रखिएगा। आज ये 4 न्यूज़ ही था जिसको मैंने कवर किया है, डिटेल में समझाया है आपको। इन चारों न्यूज़ को याद रखिएगा। और दुर्गा पूजा भी चल रहा है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। 1 और 2 तारीख में शायद न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं आ पाएगा। 1 और 2 में घर जाना है तो उस दौरान ट्रेन में रहूँगा तो शायद नहीं आ पाएगा 1 और 2 में। तो बाकी फिर आएगा, कंटिन्यू हो जाएगा अगले दिन से। तो कल तो आएगा ही, परसों शायद बाधित रहेगा। परसों मैं कोशिश ज़रूर करूँगा 2 तारीख को, लेकिन अगर देर हो गया तो कोई और वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा। लेकिन न्यूज़ कोई भी नहीं छूटेगा। अगर बीच में न्यूज़पेपर एक दिन नहीं आता है तो उसके न्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का।
तैयारी करने का असल मतलब ही होता है बंधुओं लिखना। मैं हर बार बच्चों से पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ कि अगर आपका प्रीलिम हो जाए तो क्या आप मेंस के लिए तैयार भी हैं? आपको तो मेंस का मौ नहीं पता। तो इसलिए तैयारी जब करते हैं तो फुल प्रूफ तैयारी की जाती है। तैयारी फुल प्रूफ तब होता है जब आपका सारा सेक्शन तैयार हो। कल ही जो बीसीसीआई की टीम ने जीता है, अगर बैटिंग अच्छी रहती, बॉलिंग अच्छी नहीं रहती तो वो नहीं जीत पाते। कंप्लीट टीम बनाना होता है, कंप्लीट तैयारी करनी होती है, जिसमें 7-8 महीने 9 महीने डेली 2-2 घंटा 3-3 घंटा खूब लिखना होता है। A4 साइज़ के पेपर की कॉपियाँ पर कॉपियाँ भरनी पड़ती है लिख लिख कर, तब जाके तैयार होता है मेंस का सेक्शन। तब आप अंदर से धनी होते हैं, क्योंकि आपके पास में फैक्ट्स काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं राइटिंग के दौरान। तब आप जब प्रीलियम के लिए प्रैक्टिस लगाना शुरू करते हैं तो आपको पता होता है कि ये फैक्ट तो मेरा लिखा हुआ किताब में से लिखा हुआ आंसर में से आया है। ये होती है तैयारी। हवाबाजी करने से तैयारी नहीं होती है। ठीक है, मैं एज ए मेंटोर सही रास्ता दिखाऊंगा। पालन करना न करना आपके हाथों में है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।